नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज आपके सामने रासो साहित्य के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। कल की क्लास में हमने जैन साहित्य जो कि आदिकाल से संबंधित है, इस पर लगभग 110 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस क्लास में हम ऐसे ही 100-110 के प्रश्नों को लगभग लेने वाले हैं, जो कि सभी रासो साहित्य के ऊपर आधारित हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे ये जो हिंदी साहित्य समाधान सम्यक समाधान सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ले रहे हैं। खासकर टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को टच कर रहे हैं। पूरे सिलेबस को हम यहाँ पर टच करने वाले हैं। और एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल एक सज्जन ने मुझे कमेंट किया था कि ये प्रश्नों को देख करके प्रश्न तो सही लग रहे हैं, लेकिन 2021 में इसका जो पैटर्न था पेपर पूछने का वो बहुत ही अलग था, तो उस पर जो है वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिले जुले क्वेश्चंस हैं। आपको 2021 के प्रश्न पेपर में जो टीजीटी का पेपर था उसमें लगभग कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिले थे, कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और साथ में गहराई से क्वेश्चन थे, यानी कि डीप नॉलेज से पूछे गए थे। तो उन पर भी प्रश्न डिपेंडेंट हैं यहाँ पर, यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए क्योंकि हम आदिकाल के टॉपिक को कवर कर रहे हैं पिछले 4 दिन से, तो इस 4 दिन में लगभग हम 600 क्वेश्चन आदिकाल के लेंगे। अब वो 600 क्वेश्चन सभी के सभी तो नहीं आने वाले हैं पेपर में, यानी कि उसमें से 1, 2 या 3, 4 ऐसे ही आएंगे। तो इस तरह से जो है सारे प्रश्न बहुत विशिष्ट नहीं हो सकते, कुछ सामान्य प्रश्न भी होंगे, कुछ विशिष्ट भी हैं। तो ऐसे ही आप जब आगे निरंतरता के साथ वीडियो लेक्चर देखते जाएंगे, क्लासेस देखते जाएंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो पैटर्न 2021 की परीक्षा में पूछा गया है उस पैटर्न पर भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग आगे ऐसे ही साथ रहेंगे और क्लासेस देखते रहेंगे, इन क्वेश्चन को सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में ऐसा है। तो बस इतनी बात मुझे कहनी थी। दूसरी बात ये कि कल के जैन साहित्य में एक क्वेश्चन थोड़ा सा उसका आंसर डाउटफुल था। तो उसमें डाउटफुल इसलिए था क्योंकि आंसर जो बुक में छपा था उसमें गलत छपा हुआ था, इसलिए गलती हो गई वहाँ पर। तो जैन धर्म के प्रवर्तक वाला क्वेश्चन था, मैंने फ़िलहाल मैसेज में पिन कर दिया है वहाँ पर, यानी कि जो सही उत्तर है उसको पिन कर दिया है। और महावीर स्वामी मैंने बताया था जो कि गलत है। ऋषभ देव वहाँ पर जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। और ये किसी सज्जन ने मुझे मैसेज करके बताया है, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आगे भी आप लोग अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे अन्य लोगों का कोई नुकसान न होने पाए। धन्यवाद। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आज का, रासो या चारण साहित्य की रचना किस भावना से प्रेरित होकर हुई है? तो रासो या चारण साहित्य की रचना वीर भावना से प्रेरित होकर हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दलपति विजय किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना कौन सी है? सॉरी, यहाँ पर किसकी नहीं, यहाँ पर की रचना होना चाहिए। दलपति विजय की रचना कौन सी है? तो ये है खुमार रासो। अगला प्रश्न है, दलपति विजय का काव्य खुमार रासो कितने छंदों में रचित है? इसके अंतर्गत खुमार रासो के अंतर्गत कितने क्वेश्चन हैं बने हैं, यानी कितने छंद हैं? तो इन छंदों को हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि 5000 छंद लगभग इसमें दिए गए हैं खुमार रासो में। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, खुमार रासो में किसके युद्ध का वर्णन है? किसके युद्ध का है? तो चित्तौड़ नरेश कुमार द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। और यहाँ पर चित्तौड़ नरेश प्रथम तृतीय चतुर्थ सभी दिए गए हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना द्वितीय वाले जो थे उनके युद्ध का वर्णन खुमार रासो में किया गया है। पांचवा प्रश्न है, दलपत विजय रचित खुमार रासो की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संरक्षित है। खुमार रासो की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संरक्षित है, जिसके रचनाकार दलपत विजय हैं। ये कथन किसका, मतलब ये कथन कैसा है? सत्य है, आंशिक सत्य है, असत्य है या आंशिक असत्य है? तो ये सही है, यानी कि सत्य कथन है। वाकई में पूर्णा संग्रहालय में खुमार रासो की वास्तविक प्रति रखी हुई है, हस्तलिखित प्रति। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने खुमार रासो का समय क्या माना है? खुमार रासो का समय शुक्ल जी ने 9वीं शताब्दी माना है। अगला प्रश्न है, पे चित्तौड़ न आव्यू सावड़ पहली तीज जीवय घाट बिरहड़ी खिड़खिन अड़वय खीज।
ये पंक्ति किस कवि की है? पी चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, जौवे घाट विरहिणी खिड़खिन अड़वै खीज। ये पंक्ति खुमार रासो यानी दलपत विजय की रचना से है। अगला प्रश्न है, संदेशों पिन साहिबा पाछो करी न देह, पंछी हालिया पिंजरे छूटड़ रो संदेह। ये पंक्ति किसकी है, किस कवि की है? तो ये भी खुमार रासो से है, दलपत विजय की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों का विकास क्रम क्या है? नरोत्तम स्वामी ने रासों का विकास क्रम क्या माना है? तो इसे ध्यान से देखिए, रसिक रासो राउस, राउस रासो रसिक, रसिक राउस रासो, ऐसे ही किस क्रम में इसका विकास माना है रासों का? तो पहले रसिक, फिर राउस और फिर रासो माना है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रासक नामक उपरूपक से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप चाहें तो अपने पास ये शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि रासों की उत्पत्ति के संबंध में किसी ने राजसूय से मानी है, तो किसी ने राजयस से मानी, तो किसी ने रासक से मानी है, किसी ने राउस से मानी है। तो इनको अपने पास नोट कर लें और इनके मानने वाले जो आलोचक रहे हैं उन्हें भी उनके सामने लिख दें, जिससे कि आसान रहे तैयार करने में, या इन सभी प्रश्नों को देखते जाएं। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में किस विद्वान ने हजारी प्रसाद का समर्थन नहीं किया है? हजारी प्रसाद का समर्थन क्यों नहीं किया, यानी कि रासों की उत्पत्ति इन्होंने रासक से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इनमें से 3 लोग ऐसे हैं, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रासक से रासों की उत्पत्ति मानी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने इनका समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रवली पांडे ने रासो शब्द का संबंध किससे माना है? चंद्रवली पांडे ने, तो इन्होंने माना है ऑप्शन जो दिए गए इनमें पहला ऑप्शन सही है, संस्कृत के रासक से। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने मानी है? राजयश से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है? तो ये मानी है हरप्रसाद शास्त्री ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न है, खुमार रासों की भाषा है। खुमार रासों की भाषा कैसी है? तो राजस्थानी हिंदी है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार खुमार रासो किस शताब्दी की रचना है? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार तो ये 17वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो ये नरपत नाल की रचना है, और इसकी रचना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1212 विक्रमी में बीसल देव की। बीसल देव किसका पुत्र था? बीसल देव के पिता का नाम था आना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, 1272 मझार जेठ बदी 9वीं बुधवार, नाल रसायण आरंभपि शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, यानी किस रचना से ली गई है? इसे बताना है इस प्रश्न में। 1272 मझार जेठ बदी 9वीं बुधवार, तो इसकी लगभग पहली लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, ये पहली लाइन ज़्यादातर पूछी जाती है। ज़रूरी नहीं दोनों ही लिखी मिले, यानी आपको पहली लाइन को ध्यान रखना है। तो ये है बीसल देव रासो से। और अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो में किसकी कथा वर्णित है? बीसल देव रासो में किसकी कथा वर्णित है? तो इसमें विग्रह तृतीय, विग्रह राज चतुर्थ एवं भोज परमार की पुत्री, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, विग्रह राज चतुर्थ और भोज परमार की पुत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वीर ग्रंथात्मक न होकर एक विरह काव्य है? कौन सा ग्रंथ वीर ग्रंथात्मक न होकर एक विरह काव्य है? तो ये भी, इसका भी उत्तर बीसल देव रासो ही होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का मूल रूप वस्तुतः किस प्रकार का है? तो इसका मूल रूप गेय काव्य के रूप में है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो में किन रसों का मेल है? तो इसमें वीर और श्रृंगार रस का मेल है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आपके सामने
ऑप्शन रखे हैं, आप चाहें तो अपने सही उत्तर को यहाँ पर लिखते जाएं और चेक करते जाएं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपने आंसर दें और फिर से प्ले करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता पूछी गई है इन विकल्प के माध्यम से। तो सबसे बड़ी विशेषता है सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन। अगला प्रश्न है, एक उड़ीसा को घड़ी बचन हमारे, तू मान जू मान कड़वा बोल। ऐसे यहाँ पर वो नहीं लगा हुआ है पूर्ण विराम या कॉमा पढ़ने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं। एक उड़ीसा को घड़ी बचन हमारे, तू जानी जुमानी, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। कड़वा बोल न बोलिस नारी, तू मेह तानी चित्र बिसारी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्ति हैं बीसलदेव रासो की। यहाँ पर राजो लिखा है, इसको रासो पढ़ें, रासो। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ उन्होंने वीर काव्य परंपरा का किसे माना है? तो ये माना है बीसलदेव रासो को। अगला प्रश्न है, बारहमासा वर्णन सर्वप्रथम किस माह से होता है? आपको ये पता चल गया कि बारहमासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिला है, यानी कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्लस इसमें किस महीने से, किस माह से ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कार्तिक महीने से। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की रचना कितने खंडों में हुई? तो ये 4 खंडों में हुई है। बीसलदेव रासो के 4 खंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायक एवं नायिका हैं। नायक और नायिका इसमें पूछा गया है, कौन है इनमें से? तो राजमती और विग्रहराज चतुर्थ, ये बीसलदेव की नायक एवं नायिका हैं। अगला प्रश्न है, हमीर रासो का रचनाकाल क्या है? तो ये 1357 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हमीर रासो। और हमीर रासो जो है ये किसकी रचना है? तो आप कमेंट करें। आगे के प्रश्नों में भी ये प्रश्न आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आगे के प्रश्न को लेते हैं, 31 नंबर के प्रश्न को। हमीर रासो के कुछ छंद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त हुए? तो हमीर रासो के कुछ ग्रंथ प्राकृत पैंगलम रचना से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हमीर रासो किसके युद्ध का वर्णन है? तो हमीर रासो हमीरदेव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमीर रासो किसकी रचना है? तो इन्होंने सारंगधर को इसका रचनाकार माना है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हमीर रासो का रचनाकार किसे मानते हैं? तो ये भी सारंगधर को ही मानते हैं, यानी कि रचना के रचनाकार तो वही होंगे, लेकिन कई तरह से ये प्रश्न बनता है इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमीर रासो किस कोटि का काव्य है एवं किस भाषा में लिखा गया है? तो ये एक प्रबंध काव्य है और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाल रासो का समय है। परमाल रासो का समय है 1230 विक्रमी। अगला प्रश्न है, परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस भाग में जाना जाता है? किस भाग से जाना जाता है? तो आलाखंड के नाम से, किस नाम से यहाँ पर होगा, किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, आलाखंड किसका विकसित रूप माना जाता है? तो ये भी परमाल रासो को कहा जाता है, यानी कि आलाखंड जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आलाखंड का विशेष चलन उत्तर प्रदेश के किन जिलों में है? तो इसका विशेष चलन उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों में है, जो है बुंदेलखंड एवं महोबा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और 40 नंबर का प्रश्न है, परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन आलाखंड नाम से किसने करवाया? आलाखंड नाम से इसका प्रकाशन किसने करवाया? तो ये करवाया था चार्ल्स इलियट ने। ए ऑप्शन सही होगा। जगनिक किसके दरबारी कवि थे? जगनिक परमार्थ देव के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, कवि जगनिक ने किन 2 वीरों की गाथा को लेकर परमाल रासो काव्य लिखा? तो इस परमाल रासो यानी जिसको आलखंड कहते हैं, इसमें 2 वीर हैं जिनके नाम हैं आल्हा और उदल, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आल्हा कितने खंडों में विभक्त है? तो आल्हा में 36 खंड हैं। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और ये प्रश्न दोबारा से रिपीटेड हुआ है, यानी कि दोनों में 36 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाल रासो नाम किसने दिया? परमाल रासो श्याम सुंदर ने नाम दिया है। और आचार्य शुक्ल ने, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल में जिन 7 प्रबंध काव्यों की चर्चा की, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन है?
7 लोकप्रिय काव्यों की चर्चा की है उन्होंने, प्रबंध काव्य भी रहे हैं और लोकप्रिय भी रहे हैं, तो उनमें से एक है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं। उक्त कथन परमाल रासो के लिए किस साहित्यकार का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर आल्हा खंड का चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। और अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किसका संपादन द नाइन चैन अथवा द मेरी फ्यूड शीर्षक से किया? एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट करेंगे, द नाइन चैन अथवा द मेरी फ्यूड शीर्षक से ग्रियर्सन ने किसका संपादन करवाया? तो इन्होंने आल्हा खंड के अंग्रेजी अनुवाद का द नाइन चैन अथवा द मेरी फ्यूड शीर्षक से संपादन करा है। और आल्हा खंड गाने वाले को क्या कहते हैं? जो आल्हा गाता है उसको अलहैत कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है? इसके लिए एक विशेष ऋतु भी होती है जिस ऋतु में ये गाया जाता है, तो वो ऋतु है वर्षा ऋतु, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। ये पंक्ति आपने भी कई बार पढ़ी होगी। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो 52 नंबर के इस प्रश्न का उत्तर है, ये पंक्ति किस कवि की है? यानी कि आपने ऊपर जो भी प्रश्न सॉल्व किए परमाल रासो आल्हा खंड के लिए, तो उसके जो लेख कवि हैं वो हैं जगनिक, तो ये पंक्ति उन्हीं की है, जगनिक यानी परमाल रासो से एक पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सदा तरैया न बन फूले, पंक्तियाँ किस रचना से हैं? तो ये भी परमाल रासो से हैं, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो ये रचना है नल सिंह की, नल सिंह जो कि विजयपाल रासो लिखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किस भाषा का काव्य है? तो विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा का काव्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किस सदी की रचना है? तो ये 16वीं सदी की रचना है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद-बरदाई। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने चंद-बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम रचना माना है? यहाँ पर सही उत्तर है ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, चंद-बरदाई को किसका सामंत राजकवि व मित्र बताया गया है? तो ये बताया गया है पृथ्वीराज तृतीय के। चंद-बरदाई जो है वो सामंत थे, राजकवि थे व मित्र भी थे पृथ्वीराज तृतीय के। अगला प्रश्न है, चंद-बरदाई का वास्तविक नाम क्या मिलता है? चंद-बरदाई का वास्तविक नाम है, ए ऑप्शन महेश भट्ट। आपके अनुसार अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको उसका सही उत्तर पता है तो ज़रूर लिखें। फिलहाल यहाँ महेश भट्ट दिया गया है, इसलिए मैं महेश भट्ट आपको बता रही हूँ। अगर किसी भी तरह की इसमें कोई भी गुंजाइश हो कि हाँ ये नहीं है तो आप ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, 69, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। समय से तात्पर्य है, जैसे आप किसी रचना को पढ़ते हैं, काव्य रचना को, उसमें खंड होते हैं या भाग होते हैं या अंक होते हैं नाटक में, वैसे ही इस रचना में जो कि पृथ्वीराज रासो है उसमें समय के नाम से उसको विभाजित किया गया है। तो इसमें 69 यानी कि 69 जो है वो समय है। 62 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का अंगी रस कौन सा है? तो अंगी रस है इसका वीर रस, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में रचित माना है? पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में रचित माना है?
तो इन्होंने माना है पिंगल भाषा में, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया? जाली ग्रंथ घोषित किया है, यानी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया, यानी ये वास्तविक ग्रंथ नहीं है, ये किसी ने उसकी नकली कॉपी बनाई है, ऐसा इनका मानना था। ये थे डॉक्टर बूलर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने पृथ्वीराज रासो को माना है, क्या माना है? ये यहाँ पर थोड़े से ये जो प्रश्न आपको अभी आगे मिलेंगे, ये अर्ध प्रामाणिक, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, इस पर भी प्रश्न बनते हैं, इनके भी अपने पास एक डिटेल नोट कर लीजिए, जिसमें कि अप्रामाणिक किसने माना है, प्रामाणिक किसने माना है, अर्ध प्रामाणिक किसने माना है, इनसे संबंधित प्रश्न जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इन्हें भी आप बहुत ध्यान से पढ़ें। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है इसमें से? तो इन्होंने माना है अप्रामाणिक, यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की जो प्रामाणिकता है उसमें संदेह है कुछ आलोचकों को, और उनका मानना है कि एक जाली ग्रंथ है और इसकी जो ऐतिहासिकता है उस पर थोड़ा संदेह है कि इसमें तथ्यों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, ये वास्तविक ऐतिहासिकता नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं? तो इसके 4 संस्करण हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण कौन सा भाग है? तो इसका प्रथम भाग जो वो सबसे बड़ा संस्करण है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया? तो ये श्याम सुंदर दास जी ने इसके प्रथम भाग को, डी ऑप्शन सही होगा, प्रथम भाग को नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम संस्करण में कितने छंद हैं? तो इसमें 16,306 छंद हैं प्रथम संस्करण में, इसलिए सबसे बृहद इसका संस्करण है। और इसके बाद पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण में कितने छंद हैं? तो इसमें हैं 7,000, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 7,000 छंद हैं दूसरे संस्करण में। और इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न पर, पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? अब उम्मीद करती हूँ आपको ये जो इतनी ज़्यादा गहराई से पूछे गए प्रश्न हैं, इनसे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 2021 का पैटर्न था उस टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और सारे के सारे प्रश्न वैसे नहीं हो सकते, कुछ सामान्य भी होंगे, कुछ मध्यम भी होंगे और कुछ थोड़ा सा उससे बढ़ के होंगे। तो इसका सही उत्तर है अबोहर एवं बीकानेर, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, अबोहर एवं बीकानेर पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण की प्रतियां यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि इसमें तीसरे संस्करण में कितने छंद हैं? रासो, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में तीसरे संस्करण में कितने छंद हैं? तो इसमें 3500 छंद हैं। और पृथ्वीराज रासो के तीसरे संस्करण में कितने समय हैं? समय से तात्पर्य यहाँ पर खंड से है, सर्ग से है, तो इसमें कितने समय हैं तीसरे संस्करण में? तो इसमें 19 समय हैं, जो कि ए विकल्प यहाँ पर बता रहा है। अगला है, दशरथ शर्मा किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? दशरथ शर्मा चौथे संस्करण को मूल रासो मानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के चौथे संस्करण में कितने छंद हैं? तो इसमें 1300 छंद हैं, ए ऑप्शन सही होगा। चारों संस्करणों के जो छंदों की संख्या है वो आपको इन प्रश्नों के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है, और इसके साथ साथ कि किस संस्करण में कितने समय हैं ये भी आपको देने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया था? सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया था? जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि श्याम सुंदर दास जी ने भी करवाया था, लेकिन सबसे पहले किसने करवाया? तो कर्नल टाड ने कराया, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कुछ भाग को किसके पुत्र ने पूरा किया? तो चंद्रबरदाई इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं, उन्हीं के पुत्र ने इसको पूरा किया है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज, उक्त पंक्ति में जल्हड़ कौन है? इस पंक्ति में जो जल्हड़ शब्द का प्रयोग किया गया है ये कौन है? तो ये चंद्रबरदाई के पुत्र हैं, इनका नाम जल्हड़ था। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो के किसी थोड़े से भाग को बाद में पूरा किया है, तो ये चंद्रबरदाई के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक एवं अप्रामाणिक
मानने वाले विद्वानों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कई प्रश्न आएंगे, बड़े ध्यान से आपको इनको सॉल्व करना है। थोड़ा सा समय मैं आपको यहाँ पर दूंगी सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग में, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें। तो सबसे पहले लेते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, यानी कि इसमें से इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन है जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक नहीं मानता। चारों विकल्प आप ध्यान से देख लीजिए, उत्तर दे देते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रामाणिक नहीं माना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं, इनमें से बताना है कौन इसमें से इनको प्रामाणिक मानते हैं इस रचना को। तो बी ऑप्शन, कर्नल टाड इसमें इसको प्रामाणिक मानते हैं। फिर असंगत चुनना है, यानी कि इनमें से 3 लोग मानते हैं, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में 3 लोग सही हैं क्या मानते हैं, और 1 लोग यहाँ पर गलत हैं, जो कि आपको चुनना है। सारे ऑप्शन पढ़ देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाणिक माना, मुंशी देवी प्रसाद ने अप्रामाणिक माना, डॉक्टर बुलर ने अप्रामाणिक माना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रामाणिक माना। इनमें से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में गलत है, यानी कि असंगत है। तो क्योंकि अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको अप्रामाणिक माना है और यहाँ पर प्रामाणिक लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर असत्य है और असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री राधा कृष्ण दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है। पृथ्वीराज रासो को माना है प्रामाणिक, अप्रामाणिक, जाली, ऐतिहासिक ग्रंथ, इनमें से कौन सा। तो उन्होंने इसको प्रामाणिक माना है, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संगत युग्म छांटिए। संगत युग्म छांटना है, किसने इसमें क्या माना है। तो संगत युग्म को सीधे सीधे ले लेते हैं, लेकिन आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, फिर अपनी वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद अपने उत्तर को टाइप कर दें और फिर इसको लिखें। तब तक कि हम आपको सही उत्तर देने के लिए थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। आपको चारों विकल्प पढ़ के सुना रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, दशरथ ओझा अर्ध प्रमाणिक, सुनीत कुमार चटर्जी अर्ध प्रमाणिक, रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक। इसमें से कौन सा सही है। संगत युग्म को छांटना है। संगत युग्म है इसमें रामचंद्र शुक्ल, इसे अप्रामाणिक मानते हैं। अगला है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नीय। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नीय, वाल वैस ससित समीप अटित रस विन्नीय। इसकी जो पहली पंक्ति है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नीय, ये आपको अक्सर परीक्षा में मिल जाती है, देखने को पूछी गई है कई बार। तो इसकी रचना कौन सी है, किस रचना से संबंधित है ये। तो ये है पृथ्वीराज रासो से संबंधित, ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना है। नरोत्तम स्वामी ने, तो इन्होंने मुक्तक काव्य माना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को जाली सिद्ध करने का समय है, मतलब किस समय में इसको जाली ग्रंथ सिद्ध किया गया। ये समय था 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय के आधार पर इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ सिद्ध किया था, यानी इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। पृथ्वीराज विजय के आधार पर जो कि उनको प्राप्त हुई थी, और उन्होंने इसे सन 1875 में जाली सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के शेष भाग चंदबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किए। जल्हड़ ने रासो के कितने समय पूरे किए। समय यानी कि सर्ग या खंड से तात्पर्य है। तो कितने समय इसके जो है जल्हड़ ने पूरे किए हैं, ये ऑप्शन में दिखे हैं 10, 15, 20, 7, इनमें से कितने। तो जल्हड़ ने 10 समय पूरे किए हैं, ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है, कनउज समय, पद्मावती समय, महोबा समय, कैमास वध किस रचना के सर्ग हैं। तो ये इनमें से किस रचना के सर्ग हैं। कैमास वध के आधार पर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो, सी ऑप्शन पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस ग्रंथ को राजनीतिक महाकाव्य माना है। राजनीतिक महाकाव्य किस ग्रंथ को उन्होंने माना है। तो पृथ्वीराज रासो को काव्य राजनीतिक महाकाव्य उन्होंने माना है।
अगला प्रश्न है, चंद-बरदाई को छप्पयों का सम्राट किसने कहा? छप्पय यानी कि छंद है एक, और छप्पय छंद का सम्राट चंद-बरदाई को किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आज के लिए इतना ही। इसमें लगभग 137 प्रश्न हैं, काफ़ी संख्या है इन प्रश्नों की और वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए जो है मैं यहाँ पर ही प्रश्नों को विराम देती हूँ और आगे की क्लास में हम रासो साहित्य, अमीर खुसरो और विद्यापति पर प्रश्नों को लेकर के आएंगे, यानी कि एक ही साथ आदिकाल के टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। लगभग 91 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड थे तो 90 ही मान लेते हैं। तो लगभग 90 प्रश्न आपने यहाँ पर देखे और उनके सही उत्तर दिए गए हैं। कोशिश की गई है सही उत्तर देने की। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप अपने अनुसार उसकी सर्च करके और फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का खूब खूब आभार। और अगर क्वेश्चन की शैली अच्छी लग रही है, ये इस तरह से आपके प्रश्नों को सुन करके याद करने की क्षमता इससे बढ़ रही है, थोड़ी सी भी आपको प्रशंसा हो रही है कि हाँ इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इन प्रश्नों को सुन करके अच्छे से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से व्यूज आप दे रहे हैं, जैसे कि मेरे चैनल पर इतने लंबे समय से मैंने कुछ भी नहीं किया और फिर आप लोगों का इतना प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आगे भी आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि ऐसे ही वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।